चाहूंगा। मुकेश जी, अगर आपने इससे पहले ब्रेक से पहले बात कही महाशक्तियों की, भारत की क्षमता की, तो जो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो नहीं आए हैं। चीन के राष्ट्रपति की जगह वहां से प्रधानमंत्री आए हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो सुपर पावर अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया ये बात जानती है। लेकिन सुपर पावर का जो तमगा है वो अमेरिका के पास ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकता, और ये सुपर पावर का तमगा एशिया के पास आएगा। और एशिया में अगर बात की जाए तो एशिया का जब जब जिक्र होता है तब भारत की तरफ नजरें जाती हैं। तो क्या यही माने जाए शी जिनपिंग की भारत ना आने के, G20 समिट में शामिल ना होने, क्या ये खींच मानी जाए शी जिनपिंग की? मुकेश शिवम, देखिए दो तरीके से इस बात को समझा जा सकता है। चीन की खींच भी मानी जा सकती है, और आज का जो वर्ल्ड सिनेरियो अगर आप देखते हैं तो कोई भी देश जो है अपने आप को महाशक्ति जो अपने आप को कहता था, उस देश को आज महाशक्ति को आंकने का पैमाना जो है वो बदल चुका है। अमेरिका एक जमाने में विश्व शक्ति जो है वो हुआ करता था, और आज भी वो विश्व शक्ति आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उनको चुनौतियां भी लगातार मिल रही है। पहली चुनौतियां जो 90 के दशक में जो यूएसएसआर की तरफ से मिला था, उसका परिणाम ये हुआ कि यूएसएसआर को 90s के दशक में जो है विघटित कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, उसको 14 टुकड़ों में बांट दिया गया, और उसके बाद से यूएसएसआर जो है वो कमजोर हो गया था। और काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद जो है अब फिर से रूस जो है वो उठ करके खड़ा हो गया है और एक विश्व शक्ति बन करके उभरा है। लेकिन जो दो चीज़ें जो मायने रखते हैं इस तरीके जो सवाल आपने पूछा है, उसको आप दो संदर्भों में समझ सकते हैं। विश्व के देशों को अगर किसी को विश्व शक्ति मानना है, या अमेरिका को अगर आप विश्व शक्ति मानते हैं, और चीन और रूस दो जो बड़ी शक्तियां हैं, इसके बाद यह शक्तियों का आकलन जो है आर्थिक आधार पर किया जाता है। जो वो पैमाना खत्म हो गया कि जिसके पास परमाणु बम होते थे, जिसके पास सैन्य शक्ति ज़्यादा होती थी, उसको विश्व शक्तिमान माना जाता था। अब वो पैमाना बदल गया है। अब जिसके पास आर्थिक शक्ति है वही विश्व का लीडर हो सकता है। और अब इस पैमाने में एक चीज और जुड़ गया है जिसको भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिसके पास बाजार बड़ा है वो विश्व का लीडर हो सकता है। और इस लिहाज से जो भारत विश्व गुरु बनने की तरफ जो अग्रसर है, और भारत की तरफ विश्व के दूसरे जो देश जो देख रहे हैं, वो सिर्फ इस लिहाज से देख रहे हैं कि भारत जो है उसके पास एक बड़ा बाजार है। चीन अगर आज विश्व शक्ति के रूप में उभरा है, या ये विश्व शक्ति के तमगे को लगातार मेंटेन किए हुए है, तो उसकी भी एकमात्र वजह ये है कि उसके पास एक बड़ा बाजार है, और उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग की जो है एक चेन है, और वो विश्व को जो है अर्थव्यवस्था के तौर पे एक चुनौती देता है, और अपने आप को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपने आप को एस्टैब्लिश किए हुए है। तो पैमाना जो है वो बदल रहा है। लेकिन एक चीज जो यहां पर यह भी डिस्कस करना चाहिए, यह भी जानना जरूरी है कि विश्व में क्या लीडर अगर भारत बनना चाहता है, विश्व के देशों को अगर लीड करना भारत चाहता है, तो उनको अर्थव्यवस्था के फ्रंट पे जो है अपने आप को मजबूत करना होगा। और इस दिशा में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 9 साल के भीतर में 14वें स्थान से जो है वो 5वें स्थान पर चले आना इस बात का सूचक है कि भारत बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ रहा है। और अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों कहा कि 5 वर्षों में यह तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो जब तीसरी अर्थव्यवस्था यह बन जाएगी तो उसके बाद भारत को फिर कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा। लेकिन चीन और रूस जिस तरीके से G20 का में नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी जगह जो है अपने प्रतिनिधित्व को के तौर पे अपने नेताओं को यहाँ पर भेजा है, उसके अलग अलग मायने निकाले जा सकते हैं। जो एक खींच वाली बात है वो तो है, क्योंकि चीन को अगर विश्व पटल पे, विश्व के फ्रंट पे अगर कोई चुनौती दे रहा है देश, तो वो जो है भारत है। और भारत के बढ़ते प्रभुत्व से, बढ़ते प्रभाव से चीन जो है खासा परेशान है, क्योंकि उसको अपने इंटरनल डोमेस्टिक फ्रंट पे भी उसको अभी चुनौतियां झेलने, जिनपिंग को चुनौतियां झेलना पड़ रहा है अपने इंटरनल पॉलिटिक्स के आधार पे, और दूसरे देश के बाहर में जो इंटरनेशनली उसे भारत से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए चीन कभी भी नहीं चाहेगा कि विश्व के देशों के बीच में भारत की छवि जो है वो एक पॉजिटिव देश के रूप में एस्टैब्लिश हो, एक मजबूत आर्थिक देश के तौर पे भारत की छवि जो है वो एस्टैब्लिश हो। और अगर चीन G20 में आता है और भारत की अध्यक्षता में चीन अगर यहाँ पर आता, तो विश्व को एक संदेश जाता। और मुझे लग रहा है कि यह भी एक वजह है कि चीन ने इसमें आने से इनकार किया है। वजह चाहे इनडायरेक्टली कुछ भी बताया हो,
लेकिन डायरेक्ट वजह जो है ये माना जा सकता है। दूसरा जो एक सबसे बड़ा देश और सबसे महत्वपूर्ण देश है वो है रूस। रूस ने भी इसमें अपनी सहभागिता जो है अपने प्रतिनिधि को भेज के किया है। पुतिन जो है इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए हैं और उन्होंने अपनी वजह बताई है। हालांकि इस वजह को समझा जा सकता है कि अभी रूस और यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इस वॉर में रूस जो है पूरी तरीके से उलझा हुआ है, इसलिए वो इस तरीके की बैठक में अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है, इसलिए उसने वहां पर किया है। लेकिन रूस की स्थिति देखिए, रूस और चाइना जो है यूक्रेन वॉर में अगर खुल करके कोई देश रूस का साथ दे रहा है तो वो चीन है, इसलिए चीन के साथ रूस का खड़ा होना भी जरूरी है। और रूस जो है चीन के साथ खड़ा है, ये G20 में भाग नहीं लेकर के भी एक संदेश चीन को रसाने दिया है। अब एक चीज और देखिए, भारत जो है, भारत विश्व गुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है और विश्व का लीडर और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है। लेकिन भारत को चुनौतियां जो है जो देशों से मिल रही है वो देश क्या है। भारत अगर किसी भी मुद्दे पे, आज जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो पॉलिटिक्स में किसी भी मुद्दे पे किसी को सहमति रखना या किसी के साथ में खड़ा होना, वो जो है बड़ा अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए दूसरा देश जो है वो फैसला लेता है। किसी भी विश्व के प्लेटफॉर्म पर अगर देखें तो कोई भी देश किसी भी देश का परमानेंट ना तो दोस्त है और ना ही दुश्मन है। इस लिहाज से रूस जो है पहले भारत के साथ इसके अच्छे संबंध थे और जब भारत ने एक आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले देश के रूप में जब एक लॉबिंग शुरू की थी और परमानेंट सदस्यता यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी परमानेंट सदस्यता हासिल करने का जब प्रयास किया था और पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश के रूप में स्थापित करने के लिए जब लॉबिंग शुरू की थी, तो वहां पर जो है भारत को सफलता नहीं मिली, क्योंकि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर जब भारत को सफलता नहीं मिली, वहां पर रूस और चीन ने जो है भारत का साथ नहीं दिया था। तो समझा जा सकता है कि जो विश्व के जो दूसरे देश हैं वो अपने हित को सामने रख करके ही दूसरे देश का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। आतंकवाद से पूरा विश्व जो है वो प्रभावित है, वो उसे झेल रहा है, समस्या के तौर पे समझ रहा है, मान रहा है। लेकिन जब वोटिंग करने की बारी आती है, जब उसके पक्ष में सीरियसली खड़ा होने की बारी आती है, तो देश जो है, जब आतंकवाद से दुनिया भर के देश जूझ रहे हैं और ऐसे में भारत आता है और जो शांति वार्ता कर शांति का संदेश भी दुनिया भर को देता है।